डॉक्टर जॉन, वेलकम। आपका स्वागत है एमएनबी न्यूज में। और धन्यवाद। हमारा जो आज का टॉपिक है वो माइनॉरिटीज के साथ जो देश भर में जो हालात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। माइनॉरिटीज का इनफैक्ट मतलब खाली मुस्लिम या क्रिश्चियंस नहीं है, और भी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, ये जो कमजोर तबके हैं, वो जिन हालात में जी रहे हैं या जो उनके साथ आजकल हो रहा है, उसे लेकर पूरे देश में जो पढ़ा लिखा तबका है या जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी चिंताएं हैं। तो उस पे हम आज बात करेंगे, और हम जो शुरुआत करेंगे वो इस बात से करेंगे जो ये रिसेंट डेज में खासतौर पे मतलब नॉर्दर्न इंडिया में, और नॉर्दर्न इंडिया में इनफैक्ट कश्मीर से लेके और जो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान और यूपी का जो रीजन है, इसमें माइनॉरिटीज जो जो भी जहां माइनॉरिटीज है उसके खिलाफ जो है जो वायलेंस है, वो उसके जो इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, ये इसे लेकर हमारी जो चिंता है वो हमें यहाँ लेकर आई है। तो मैं आपसे यहीं से शुरुआत करूंगा कि जो ये माहौल है, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या क्या हो रहा है देश में इस वक्त। देश में जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं एनार्की हो रही है। एनार्की का अर्थ इसमें यूँ लिया जाना चाहिए कि यहाँ पे कानून का राज लगता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का राज लगता नहीं है, पुलिस का डर, सत्ता का डर, कोई डर लगता नहीं है। और इसकी मेन वजह है कि जिनको कानून चलाना था, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत काम करना था, जिनको जो गारंटीज हमको दी गई है, और सबसे बड़ी गारंटी दी गई है सरकार की तरफ से हमारी जान की, राइट टू लिव, इंसानों की तरह जीने की, जिसमें भुखमरी के खिलाफ बात है, और जिसमें धमकियां, बेइज्जती, जेल और खून, ये सब मिला हुआ है। राइट टू लाइफ से ज्यादा बड़ी क्या चीज हो सकती है। उसकी जिम्मेवारी कानून को जमीन पे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने हाथ से लेकर नॉन स्टेट एक्टर्स को दे दी है, गैर सरकारी लोगों को दे दी है, संस्थाओं को दे दी है, इंस्टीट्यूशंस को दे दी है, आइडियोलॉजीज को दे दी है, तबकों को दे दी है जो खून खराबा करते हैं। और सबसे बड़ा तबका इसमें है जिसको हम लोग संघ परिवार कहते हैं, जो कि अच्छा, हाँ। कश्मीर नहीं, कश्मीर आपने वैली, जैसे जिसको कश्मीर वैली को अगर छोड़ दे तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में जहां खून खराबा हो रहा है उसमें उसका हाथ सना हुआ है। नहीं फादर, अगर हम जैसे आपने संघ का नाम लिया, तो अभी जैसे हम बात करते हैं तो रिसेंट डेज में क्या एक चलन चला है कि किसी ने कोई हरकत की और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, दे आर द फ्रिंज एलिमेंट्स। और उनके रिश्ते या उन्हें जो है मतलब कोई ओन करने को तैयार नहीं है। तो क्या ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनके लिए पूरा इंस्टीट्यूशन इनके पीछे खड़ा हो जाता है, जिनके लिए जुलूस निकल। बाकायदा फ्रिंज एलिमेंट है, और इसी बात को मैं बताना मांगता हूँ। फ्रिंज एलिमेंट आप किसको कहेंगे? पूरी तादाद का 1%, 2%, 3%, 5% फ्रिंज हो गया ना। अब आप सोचिए 125 करोड़ का फ्रिंज एलिमेंट कितना होता है? 5 करोड़ लोग फ्रिंज में हैं, इनके हाथ में भाले हैं, चक्कू है, त्रिशूल है, इनके मुंह में गालियां हैं, इनकी आंखों में खून है, इनके दिल के अंदर गुर्बत है, दूसरों के प्रति हेट है। इतनी बड़ी फ्रिंज। तो हिटलर की भी एसएस छोटी सी तो थी, मगर बंदूकें उसके पास थी, राज सत्ता उसके पास थी, राजा उनका था। तो फ्रिंज एलिमेंट कह के टाल नहीं सकते हैं अपने बात को। फ्रिंज एलिमेंट कह के इनके माथे पे जो कलंक है उसको हटा नहीं सकते। मैं तो मान रहा हूँ फ्रिंज एलिमेंट है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 125 करोड़ में से 100 करोड़ जो हिंदू है, और बाकी आप कह सकते हैं 15-16 करोड़ मुसलमान है, 3 करोड़ ईसाई है, 2 करोड़ सरदार है। 100 करोड़ जो हिंदू है, इसको हिंदू कहते हैं, हिंदू है नहीं इतना, क्योंकि उसमें
10 करोड़ आदिवासी है, 15 से 20 करोड़ के बीच में दलित है, जिसको एक छूने को तैयार नहीं है, जिसको अपनी उसके साथ खाना खाने को तैयार नहीं है, अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं है। तब भी इनको हटा भी दूं मैं, तब भी जो 70 करोड़ हिंदू है वो अच्छा आदमी है, अच्छी औरत है, खुदा में विश्वास रखता है, शांति प्रिय है, हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ 2000 साल से जी रहा है। ये जो पिछले 95 साल में आए हैं और पिछले 25 साल में या 30 साल में 1990 से लेके जो इनकी आंखों में खून उतर आया है, ये तबका छोटा है मगर ये तबके के हाथ में हथियार है, इस तबके के हाथ में पावर है, इस तबके के हाथ में सरकार है। अच्छा, हमने फ्रिंज एलिमेंट से बात की आपने, लेकिन आमतौर पे देखा ही जाता है कि फ्रिंज एलिमेंट जो हैं उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, या उन्हें जो है सोसाइटी जो है उन्हें बराबरी या उन्हें जो है एंट्री नहीं दी है। लेकिन रिसेंट वाला जो चलन है कि फ्रिंज एलिमेंट भी है और उसके सपोर्ट में रैली निकल रही है, उसके सपोर्ट में पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जाता है, सरकार उसके सपोर्ट में जाती, मंत्री फूलमालाएं पहनाने पहुंच जाते हैं। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, सरकार उनके पास है, तभी तो फ्रिंज एलिमेंट होते हुए भी उन्होंने हिंदुओं के ऊपर भी कहर लगा रखा है। ये लड़की ये नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, इससे नहीं शादी करेगी, उससे नहीं शादी करेगी। बात मैं जो कह रहा हूँ उसको जरा सुनिए। फ्रिंज एलिमेंट है, सरकार इसकी है, बाकी लोग डरे हुए हैं। हिटलर के ज़माने में 25 से लेके 35 तक क्या हो रहा था, जब उनकी नाजी पार्टी उभर रही थी, सबों को पता था कि शैतान है, सबों को पता था गुंडे हैं, हत्यारे हैं, मगर जनता डरी हुई थी। और जब उनके पास पावर आ गया, सबों को पता था कि यहूदियों को पकड़कर जलाने के लिए ले जा रहे हैं। 1 करोड़ नहीं, 60 लाख यहूदियों को जला दिया गया, 6 मिलियन। जो उनको रेल में भर के, ट्रक में भर के, जानवरों के कटघरों में भर के जब ले जा रहे थे, आवाज तो आती थी ना, मगर घर में जो बैठे रहे थे लोग, जो खाना बना रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, उनको पता था क्या हो रहा था, मगर डर के मारे चुप थे। इस तरीके से ये अगर चुप्पी को आप साजिश कहते हैं तो तबका ज्यादा हो जाता है, मगर वो भी डरा हुआ है। मैं उनके दिल में जो डर है उसको मैं समझता हूँ, तभी मैं उनको गाली नहीं देता। फोकस है सरकार और ये जो तबका है संघ परिवार का, इनके बीच का रिश्ता, और एक ही है दोनों लोग। इनके अंदर जो है, श्रीमान मोदी आज के जो प्रधानमंत्री क्या थे, सन 2000 से पहले क्या थे, ये आरएसएस के कार्यकर्ता थे। अचानक बिना कोई इलेक्शन लड़े इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था गुजरात का, और 2002 में अब जानते क्या हुआ। जो लेना देना सरकार भाजपा और आरएसएस के बीच में है, ये सीमलेस है, पाइप बहुत बड़ा पाइप है, कब किससे कोई पार्टी में आ जाता है, कब कोई संघ में चला जाता है, पता नहीं लगता। तभी वो ऊंच उठा के बोल सकते हैं गोली मारो सालों को, तभी वो कह सकते हैं कि हमारे लोग हैं, तभी वो कह सकते हैं कि उनको कपड़ों से पहचान जाओगे, तभी वो कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे नमाज पढ़ना, आपको घर में प्रार्थना करना, आपको यहाँ पर लंगर लगाना मना है। वो हौसला अफजाई कौन करता है? सिर्फ जो गोली चलाता है। अच्छा, एज अ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब आप एक माइनॉरिटी में भी एक बहुत ही माइनॉरिटी सेक्शन से आप आते हैं, तो जो आपकी सोसाइटी है उसमें जो मतलब एक फीलिंग है इनसिक्योरिटी की, या उस हालात में कैसे सस्टेन करना है, कैसे लोग जो है फिर ये क्या मतलब एनार्की में कैसे जी पाएंगे? मतलब नहीं, क्योंकि मैं ईसाई हूँ और ईसाई लोग खुदा परस्त हैं, दुआ बंदगी में विश्वास करते हैं, तो सभी का पहला एक आर्गुमेंट होता है कि हमको अल्लाह में, ईश्वर में, खुदा में, ईसा मसीह में विश्वास है। हमको जो परमेश्वर है उसके इंसाफ में विश्वास है। कभी ना कभी तो इंसाफ आएगा, आज नहीं तो कल। मगर उसके बाद हमको विश्वास है भारत के लोगों में। आज चुप है, कल बोलेंगे। मेरे वोट से या मुसलमानों के वोट से या दलितों के वोट से सरकारें नहीं बदलती हैं। सरकारें बदलती हैं मेजॉरिटी के वोट से, और मेजॉरिटी ने 1950 से लेकर आज तक सरकारें बदली हैं।
मोदी को भी लाए थे, इंदिरा गांधी को 2 बार ही लाए, हटा भी दिया, भाजपा को फेंक भी देते हैं, दिल्ली से फेंक दिया, राजस्थान से फेंक दिया, बहुत प्रांतों से फेंक दिया, और से भी फेंक दिया, पंजाब से फेंक दिया। तो ये हमको विश्वास है अपने देश के बाकी लोगों में, और हमको विश्वास है कालचक्र में कहीं घूम रहा है तो इंसाफ होगा। मीनवाइल संस्थाएं जो हमारी डूब चुकी हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ट्राइब्स कमीशन, इन कमीशनों में दोबारा जान डालनी है। इनमें जो मरदूद इनके ऊपर हैं, जो वहां पे बैठ के तारीफ करते हैं, कहते हैं शाह साहब आपने तो गजब कर दिया, तो किस जुबान से? एज अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, आप जैसे एक एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए और कैसे इन इंस्टीट्यूशन को कैसे बचाया जाए, या जो मर गए हैं या उन्हें कैसे रिटेन किया जाए? हम कहाँ, हमारी जिम्मेदारी कहाँ है, कैसे कर पाएंगे हम इसे? मैं एक्टिविस्ट हूँ, आपने ठीक कहा, और 50 साल से एक्टिविस्ट हूँ, मगर मैं बंदूक लेके नहीं चेंज करता हूँ। एक्टिविज्म का क्या मतलब है? एक्टिविज्म का मतलब है सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, अपने लेखकों से हो, अपनी पर्चियां बांटने से हो, अपने लाइव करने से हो, जाके सड़क के ऊपर मजमा करने से हो। लोगों को बताना है सच्चाई क्या हो रही है, ये आदमी कैसे झूठ बोल रहा है, इसके जो चमचे लोग हैं, इसके जो गुर्गे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, किस तरीके से लोग भूखे मर रहे हैं, तेल की कीमत कहाँ पहुंच गई है, गैस की कीमत कहाँ पहुंच गई है, नौकरियां कहाँ हैं, ये सच्चाई। लेकिन पॉलिटिकल लेवल को भी छोड़ दें तो सोसाइटी में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिवाइड है, लोगों में बहुत ज्यादा दूरियां हैं, नफरत अपना काम कर रही है, डिविजन्स हैं, वर्टिकल जो सोसाइटीज हैं, जो जो वर्टिकल ब्लॉक्स हैं घरों के, उनमें पड़ोसी से उसका इंटरेक्शन ही नहीं है। वो जानते हैं जो उसे बता दिया गया, जो उसने यूनिवर्सिटी पे उसने पढ़ लिया, उसी को उसने मान लिया। ऐसे माहौल में कैसे लोगों पे भरोसा कैसे कायम होगा, कैसे लोग एक दूसरे के करीब लाए जाएं, क्या हम लोगों की जिम्मेदारी है, कैसे हम इसे काम कर पाएंगे? इलेक्शन आने दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको जरा गहराई से समझिए। मेरे वोट से मोदी नहीं जाएगा, हिंदू के वोट से जाएगा। हिंदू को मैं अपना दुख बताऊंगा कि ईसाई मर रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है, मुसलमान कट रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, सरदारों के साथ क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। मगर जो मैं कह रहा हूँ, हिंदू को पेट्रोल खरीदता है कि नहीं खरीदता है, उसकी बीवी गैस खरीदती है कि नहीं खरीदती है, उसका बेटा नौकरी मांगता है कि नहीं मांगता है, क्या वो मिले है क्या? देश की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ जो हो रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर ये अकेला मुद्दा नहीं है, और ना ही ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे लिए बहुत मुद्दा है, क्योंकि अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मगर पूरे देश के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, एजुकेशन, कितने करोड़ों करोड़ बच्चे 1.5 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन नहीं है तो वायरलेस नहीं है, वाईफाई कैसे आएगा, बिजली नहीं है, 3 बच्चे हैं, 1 स्मार्टफोन है, कैसे पढ़ेंगे? तो ये जो दर्द है, छोटे 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 नासूर फटेंगे एक दिन, बड़े जोर से फटेंगे, ये मेरा विश्वास है। तभी जो एक्टिविस्ट हैं अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम क्या है? लोगों को बताना, उकसाना नहीं, लोगों को बताना कि आपके हित में क्या है और आपके खिलाफ क्या साजिश चल रही है। अच्छा, हम जब कंपैरिजन करते हैं साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं या सोसाइटीज हैं, तो हम देखते हैं कि 30 साल पहले या 50 साल पहले जो पाकिस्तान में हो रहा था, कभी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, कभी पूरे इंस्टीट्यूशन जो है उनका रेडिकलाइजेशन हुआ, सोसाइटी में ये सब चीज़ें उभर के आई, और फिर वो अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन अ फेल्ड स्टेट, या जो भी उनके यहाँ हुआ। और हम उनके जैसी हरकतें कर रहे हैं, तो हम अपने नेशन, क्योंकि हम जो है हम गवर्नमेंट के विरोधी हैं, सरकार विरोधी हो सकते हैं, देश विरोधी नहीं, देश हमारा है। और जब हम देश की बात करते हैं तो हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम पाकिस्तान बनने से हम बचा सकते हैं अपनी सोसाइटी को, और हम कहाँ रहें, कैसे हम अपने आप को पाकिस्तान बनने से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका और मालदीव बचने होने से बचा सकते हैं। क्योंकि साउथ एशिया में सारी, एक तरीके से देखा जाए माइनॉरिटी की तरफ से या कॉस्ट ऑफ लिविंग की तरफ से, क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ से, पूरा साउथ एशिया फेल्ड स्टेट है। हिंदुस्तान ही अकेला था जिसमें सेक्युलरिज्म था, यहाँ पे सब लोग इकट्ठे थे।
आंख में कानून था, सरकार की आंख में सुअर का बाल नहीं था। हम कैसे, यहाँ पे सिविल वॉर नहीं आएगा, श्रीलंका में सिविल वॉर हो चुका है, पाकिस्तान में सिविल वॉर हो चुका है, नेपाल में सिविल वॉर हो चुका है, बांग्लादेश में तो वही था, बांग्लादेश का जन्म में सिविल वॉर से होता था। भूटान में क्या है, आप जुबान नहीं खोल सकते हैं। बर्मा में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान तो आप देख ही रहे हैं। हिंदुस्तान को इकट्ठे रहना है, पीसफुली रहना है, और सरकार जो खेल खेल रही है पोलराइजेशन का, ये आग से खेल रही है, ये हम लोग बताना मांगते हैं। तो कंक्लूड करने के लिए आप अपनी सारी वार्ता, ये जो हमने बातचीत की है, इसे अगर आप नटशेल में कहें तो आपको लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो अभी एक रे ऑफ होप हमारे लिए बाकी है, और हम अभी जो चीजें हैं उन्हें सुधार सकते हैं और अच्छे रास्ते पे हम जा सकते हैं वापस? जो मेरी हम उम्र के लोग हैं, जो मेरे से बड़े हैं, 70 साल से जो बड़े हैं या 75 से जो बड़े हैं, जो मेरी हम उम्र के हैं, उनसे तो मैं कहूँगा कि आपने देखा था, आपने इमरजेंसी देखी थी, आपने पाकिस्तान का हाल देखा था। आप अपने बच्चों को समझाइए, अपने पड़ोसी को समझाइए, अपने दोस्तों को समझाइए, और जो हमारे से उम्र में कम है उनसे कहिए, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, जो हो रहा है आपके सामने, दुनिया में और लोगों के साथ हो चुका है, जर्मनी में हो चुका है, वहाँ पे भी यंग लोग, कान में आवाज आ रही है, कराट चीखना यहूदियों का आ रहा है, मगर वो अनसुनी कर देते। आप अनसुनी मत कीजिए, क्योंकि देश आपका है। आगे 50 साल मेरे को नहीं जीना है, आपको जीना है। और अगर आपको ऐसी जगह में जीना है जहाँ पे भाई भाई में प्यार हो, जहाँ पे पड़ोसी हमारा दुश्मन ना हो, जहाँ पे हमको ये डर ना रहे कि टेलीफोन पे हमारी बात को क्या टेप हो रही है, कहाँ पर क्या हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप डरिए मत, आप डरिए मत। जो आज की हालात में डर गया, ये मर गया। थैंक यू डॉक्टर जॉन, हमसे बात करने के लिए। आपसे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। एक सबसे बड़ी जो आपकी जो बात से हमें मिला, एक हौसला मिला कि फ्यूचर अभी जो है हमारे हाथ में, और हम अभी जो है चीजें सुधार सकते हैं, और अभी हमारे पास एक रास्ता है कि हम पाकिस्तान कम से कम, या नेपाल या भूटान बनने से, या बर्मा बनने से अपने मुल्क को हम बचा सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, और आप हमारे साथ जो है, उम्मीद है कि इसी तरह से जो है आगे हम इन मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर पाएंगे और उनसे बात कर पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।